नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण करने वाले हैं। तो UPSSC द्वारा जो अपठित हिंदी गद्यांश पूछे जाते हैं उसको ही हम हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला गद्यांश। ठीक है, तो हिंदी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो दोस्तों, गद्यांश को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले आप गद्यांश की एक बार रफली रीडिंग कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रश्नों को देखिए। उसके बाद दोबारा गद्यांश को एक बार पढ़ेंगे तो उसमें से काफ़ी कुछ आप प्रश्नों को जो है उसमें ढूंढ पाएंगे कि वो प्रश्न कहाँ पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश की रफली रीडिंग करते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर और मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। तो ये हो गया, एक बार हमने गद्यांश की रीडिंग कर ली। अब एक बार हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो हमने देखा जैसे कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप जैसे कालिदास का विशेष रूप से जिक्र किया गया तो आप ऐसे नाम को गद्यांश में अलग से छांट लेंगे जहाँ पे होगा ये नाम। इसके बाद कहा गया सौंदर्य की परख की जाती, तो इसको ध्यान में रखिए कि ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है गद्यांश पढ़ते वक्त कि दिमाग में गद्यांश पढ़िए और ये भी ध्यान रखिए कि उसका शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब अच्छे से अच्छा शीर्षक उसका क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो गद्यांश की दोबारा रीडिंग करते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना। अब देखिए यहाँ पे परख की बात करी गई, ठीक है, सौंदर्य की परख, और यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया। अगर आपको ध्यान रहता है, ठीक है, तो ध्यान रह जाता है अगर आपको क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ही छांट सकते हैं कि ये हो गई। तो आपने इसको क्या किया, इस पे एक सर्किल लगा लिया। फिर बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कालिदास का भी आप देखिए जिक्र आ गया और कालिदास से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब हमारे तीनों क्वेश्चन आप देखिए, एक तो हमें पूरे पैसेज को पढ़ा, तो एक हमने सार निकाल लिया कि इसकी शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, तो शीर्षक आप यहाँ पे आपने डाल दिया कि शीर्षक आपको याद रहेगा कि शीर्षक क्या हो सकता है। फिर अब हम क्वेश्चन पहले हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। तो आप देखिए कालिदास के प्रकृति वर्णन का यहाँ पे बताया गया कि कालिदास के प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। तो आपका इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे प्रकृति, उसकी प्रकृति और अभिव्यक्ति ये नहीं होगा, ठीक है, उसकी मनोहरता। ठीक है, तो ये देखिए मनोहर है, उन्होंने कालिदास की प्रकृति का वर्णन कैसा है, मनोहर है। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कालिदास की प्रकृति का वर्णन जो है मनोहरता के आधार पर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सौंदर्य की परख की जाती है। तो हमने जब गद्यांश पढ़ा तो देखिए सबसे पहले ही सौंदर्य की परख से संबंधित लाइन लिखी हुई कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है और एक वस्तु सुंदर और मनोहर कही जा सकती है। तो अब इस प्रश्न में देखेंगे तो आप जो विकल्प हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी मेल नहीं खाता और ढूंढना आसान नहीं होता, तो आप एलिमिनेट करना शुरू करिए कि क्या इसमें आनंद की मात्रा का आधार पर जिक्र किया गया है। तो देखिए नहीं किया गया कहीं भी। इसके बाद इसमें इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर कहीं जिक्र हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपका बच्चा रूप के आधार पर और मनोहरता के आधार पर। तो एक जगह आप देखेंगे तो रूप का जिक्र हुआ है इस गद्यांश में कि जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है। ठीक है, तो रूप के साथ है यानी कि रूप इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। सौंदर्य की परख की जाती रूप के आधार पर, तो रूप इसका परफेक्ट नहीं, लेकिन मनोहरता इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनोहरता के आधार पर जो है सौंदर्य की परख की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है पूरे उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक आपके हिसाब से क्या होगा? आपने 2 बार गद्यांश पढ़ा है। पहला हो गया साहित्य और सौंदर्य, ठीक है, और दूसरा हो गया अभिव्यक्ति की अनुभूति। तो आप देखेंगे इसमें सौंदर्य का जिक्र कई बार किया गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे कालिदास का भी जिक्र किया गया है, जयदेव का भी जिक्र किया गया है, ठीक है, और उनके साहित्य से संबंधित मतलब बात लिखी गई है कि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है, जबकि कालिदास का के प्रकृति वर्णन मनोहर है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति अनुभूति नहीं हो सकता, सुंदरता और मनोहरता थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, सुंदरता मनोहरता। मतलब शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मतलब बहुत ही सुटेबल लगे, मतलब एकदम कठिन क्लिष्ट बहुत ज्यादा ना हो। सुंदरता की संकीर्णता ये भी थोड़ा नहीं है। तो साहित्य और सौंदर्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, अन्य विकल्पों में सबसे उपयुक्त साहित्य और सौंदर्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम अगला गद्यांश देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे आदमी से ही मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो दोस्तों ये एक गद्यांश है, ठीक है, यूपीटीपीएससी की पूर्व परीक्षा में आ भी चुका है गद्यांश। अब हमें कैसे इसको हल करना चाहिए? गद्यांश लंबा है, देखिए वीर रस से भरा हुआ बहुत मोटिवेशनल गद्यांश है। अब क्या किया, एक बार आपने रफली रीडिंग कर ली गद्यांश की, अब एक बार आप प्रश्नों पे हल्की से नजर डाल लीजिए। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि इसमें साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, इसको ढूंढना है। साहसी मनुष्य किसके समान है, ठीक है, तो इसका एक आइडिया रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। अगला है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। अगला है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लग रहा हो कि पांचों प्रश्न कैसे ध्यान रखेंगे तो आप 2-2 करके भी ध्यान रख सकते हैं कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता और साहसी मनुष्य किसके समान है। तो अभी हमको इन दोनों प्रश्नों को ढूंढना है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर, बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे आदमी से मिलता है, ठीक है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रश्न ढूंढ रहे थे, सपने उधार की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उनको राउंड कर लीजिए, आप सर्किल ले लीजिए, और मनुष्य जो है उधार नहीं लेता, सपने उधार नहीं लेता। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए सपने हैं, तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है साहसी मनुष्य किसके समान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो अपने विचार, अब यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या है, ठीक है, समान। तो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलने और झुंड में चढ़ना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान है। किसके समान है? सिंह के समान है। देखिए यहाँ पे फिर आया, अब यहाँ पे आपको देखना भैंस समान नहीं, भेड़ के समान नहीं, सिंह आ गया। तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला चलिए देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। अब आपको ये ढूंढना है कि किसको प्रकाश मिलता है। तो फिर से आप एक बार देखिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बिल्कुल निडर, बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश, देखिए यहाँ पे प्रकाश की बात आई, मनुष्यता को प्रकाश ऐसे आदमी से मिलता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को
से किसको प्रकाश मिलता है? तो दुनिया को नहीं मिलता है, समाज को नहीं मिलता, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे मिल गया उत्तर। इसके बाद अगला है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। ठीक है, तो आप पूरे इसमें देखेंगे तो पूरे पैसेज को आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें एक सार निकल के आया है कि पहली बात तो ये बहुत ही वीर रस से भरा हुआ मोटिवेशनल टाइप का पैसेज है। ठीक है, तो अब आप इसमें ऐसे ही इसका चयन करिए, क्योंकि लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो अगर आप इसको पैसेज में देखेंगे तो इसका पूरा सार पूछ लिया गया। लेखक ने बताया विवेकशील जीवन को नहीं, उसने कमजोरी को बताया नहीं, उसने स्वावलंबनपुर को बताया नहीं, उसने हिम्मत की बात ज्यादा की है, मतलब वीरता से भरा हुआ है। तो आपका ये उत्तर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आप अब इसमें देखेंगे व्यवहारिक, देखिए यहीं पे दिख गया, जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें पर्यायवाची आपका कौन सा होगा? व्यवहारशील व्यवहारिक का पर्यायवाची होगा। ठीक है, इसके अलावा आदर्शवादी व्यवहारिक से कुछ समानता नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, व्यवहार में लाने के योग्य। ठीक है, व्यवहार का बात हुई, व्यवहार कुशल, तो ये सभी पर्यायवाची हो गए। जो नहीं पर्यायवाची है वो आदर्शवादी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये गद्यांश था, इसको हमने हल किया। चलिए एक और गद्यांश देख लेते हैं इसके बाद। चलिए दोस्तों अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश है कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। वह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसकी अधिक महत्ता है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वो भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वो केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा गद्यांश था। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली रीडिंग करें तो आप थोड़ा सा सार इसका निकालने, ब्रीफ सोचने की कोशिश करिए कि इसमें बेसिकली बात किसकी कही गई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक प्रश्न को इसमें करते हैं। हालांकि ये टाइम टेकिंग होता है, अगर एक एक प्रश्न करेंगे, आप दो प्रश्न लेंगे तो जल्दी होगा। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, समय का सदुपयोग का अर्थ बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें से आपने एक बार पैसेज पढ़ा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा जल्दी से रीडिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक बार में आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा उसका देखिए ऑप्शन। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, उसको संभाल कर रखना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। तो पहली बात तो जो नहीं एकदम लागू होता उनको तो काट ही दीजिए। ठीक है, समय का अनादर करना तो किसी पैसेज में नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उसे व्यर्थ करना, ठीक है, उसे व्यर्थ करने की भी यहाँ पे बात नहीं की गई है। ठीक है, और दूसरा बचा उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना। तो संभाल कर समय को कौन रख पाए, इसमें कहा ही गया है कि समय तो बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। ठीक है, समय जो है कभी नहीं रुकता, तो समय को संभाल कर कोई रख ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप पहली ही रीडिंग में देखिए, एक क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना पहली रीडिंग में कहीं ना कहीं पहला ही उत्तर दे दिए। ठीक है, उसे व्यर्थ ना करना, ये हो जाएगा इसका सबसे उपयुक्त आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज जो लिया है इसमें देखिए तो आप थोड़ा सा इस पैसेज में आपको सार निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इसके ऐसे ही उत्तर देंगे तो जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, इसको कभी भी सफल नहीं होते हैं। अगर छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, कभी भी सफल नहीं होते, ये भी गलत है। ठीक है, सदा पीछे रहते हैं, ये भी गलत है। तो अपने आप देखिए उत्तर निकल के आ गया आपके सामने। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं। क्यों, अगर आपको ये उत्तर नहीं भी दे पा रहे तो आप एक बार फिर से पैसेज का रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आप तब उत्तर दे लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो और जो ऑप्शन दिए थे वो एकदम ही उलट दिए थे। ठीक, और आपको आंसर जो भी देने हैं वो पैसेज के हिसाब से ही देने हैं। कोई पूर्व धारणा, जब भी आप गद्यांश को हल करें तो अपनी कोई पूर्व धारणा लेके गद्यांश को मत पढ़िए कि नहीं ये प्रैक्टिकली तो कुछ और होता है। लेकिन नहीं, आपको जो भी उत्तर देने हैं वो गद्यांश की
धारणा के आधार पर ही देना है। तो गद्यांश में जो लिखा है उसी का सार ही आपको उत्तर देना है। छात्रों के लिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक इसलिए है कि जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, और समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो अब आप फिर से एक बार पैसे देख लीजिए कि आपको इसमें ये बताना है कि ये ढूंढना है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये कहाँ कहा गया है। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। तो समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे उत्तर आपको लगभग मिल गया। धन खोने पर वापस पाया जाता है लेकिन समय नहीं लौटाया जा सकता। तो आप देखिए फिर से यहाँ पे आइए प्रश्न में, और इसमें ऑप्शन देखिए, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बहुत मेहनत से मिलता है, ये भी गलत हो गया। धन वापस मिल जाएगा परंतु समय नहीं। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, समय नहीं मिलता। ठीक है, धन वापस मिल जाएगा परंतु समय नहीं, और यही बात कही गई है कि धन खोने पर वापस मिल पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको देखना है सजगता का पर्यायवाची नहीं। तो सजगता का अर्थ क्या होता है। सजगता मतलब बहुत ही जो अवेयर होता है, सजग होता है। ठीक है, तो जो बहुत चौकन्ना होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, प्रमाद। प्रमाद का तो मतलब होता है कि जो नशे में होता है। ठीक है, नशा आदि, किसी मदहोशी, प्रमाद, इस तरह का। सतर्कता क्या होता है, अवेयरनेस होती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, होशियारी भी हो सकता है, चौकन्नापन भी होगा। ठीक है, तो प्रमाद एकदम विपरीत अर्थ दे रहा है, इसलिए प्रमाद जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश संबंधित इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो देखिए हमने पहले बताया, जब भी आप गद्यांश पढ़िए तो उसका एक सार, उसका एक ब्रीफ दिमाग में जरूर रखिए। हालांकि अगर उसके बावजूद भी आप एक बार में नहीं जान पाते हैं तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। तो 3 बार जब आप पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी तो आप क्या होगा, एक मोटा मोटा आपको उसका शीर्षक और सार क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमें 2 बातें की जा रही थी। एक तो समय की बात बहुत कही गई है और दूसरी बात कही गई है छात्रों से संबंधित बात। तो समय और छात्रों का लिंक है। अब हम ढूंढते हैं इसमें क्या शीर्षक हो जाएगा। जीवन और समय माला नहीं, कुछ उपयुक्त नहीं लग रहा है। छात्र जीवन और समय, ये थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि इसमें छात्रों की भी बात आ गई, समय की भी बात आ गई। अगला देखते हैं, छात्र जीवन। ठीक है, तो इसमें केवल छात्र की चर्चा की गई है। समय का अनुपयोग, ठीक है, अनुपयोग नहीं, अगर समय का सदुपयोग होता तो तब भी हम मान सकते थे एक अच्छा शीर्षक हो सकता था। तो अभी उपयुक्त शीर्षक इनमें से कौन सा लग रहा है, छात्र जीवन और समय। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।